अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेनिंजाइटिस। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीड्स के हवाले से भी और मेडिसिन के हवाले से भी। मेनिंजाइटिस का लफ्ज़ जैसे ही आपके जहन में आता है तो आइटिस इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है कि ये मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि मेनिंजिस क्या होती हैं। मेनिंजिस एक्चुअली ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम मेनिंजिस कहते हैं, जिन्होंने ब्रेन को आउटर कवर किया हुआ होता है। ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर के तौर पे भी काम करती हैं। ये ब्रेन को शॉक एब्जॉर्बिंग के तौर पे भी काम करती हैं। ये डिफरेंट इनके जो प्रोटेक्टिव रोल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर इन मेनिंजिस में बैक्टीरिया आकर रिजाइड कर ले, बैक्टीरिया आकर रहना शुरू कर दे या वायरस आकर रहना शुरू कर दे और अपनी वहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दे, इन्वेट करे, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो जो ब्रेन को सराउंड कर रही हैं, जो मेनिंजेस जो प्रोटेक्टिव लेयर्स अगर उसको इन्वेट करते हैं तो वो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कॉजेज ऑफ मेनिंजेस आपने बहुत अच्छे से करने। ये आपके प्रॉफ का यूक्यू भी है कि वायरल कॉजेज लिखें, बैक्टीरियल कॉजेज लिखें, ठीक है, और फंगल कॉजेज लिखें। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं कि हम जो मेनिंजेस की बात कर रहे हैं वो मेनिंजेस है क्या। तो ये देखें, ये आपकी स्कल है। ठीक है, स्कल है। और स्कल के और ये ब्रेन के मैटर के बीच में ये जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ये तीनों की तीनों जो लेयर्स हैं ये कलेक्टिवली जो है वो मेनिंजेस कहलाती हैं। ड्यूरो मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ये वो तीन लेयर्स हैं जो कि स्कल और ब्रेन के दरमियान होती हैं। ये वाला जो पोर्शन है इधर, यहां से लेकर यहां तक, अगर इनमें बैक्टीरिया इन्वेड करें, बैक्टीरिया आकर इन्फेक्शन कॉज करें या वायरस आकर इन्फेक्शन कॉज करे, तो इन मेनिंजेस की इन लेयर्स की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। और वो इन्फ्लेमेशन ब्रेन का जो पैरेन्काइमा है उसको कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इनको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। अब एक डायग्राम और देखें तो यहाँ पर भी आपको क्लियर आएगा कि ये आपकी जो है ऊपर आपने स्कैल्प है, हेयर है, उसके बाद आपके बोन है, बोन के बाद ये जो लेयर्स हैं जैसे ड्यूरा मैटर है, अरेक्नॉइड मैटर है, फिर उसके बाद पाया मैटर है। इन तीनों को कलेक्टिवली जो है वो हम कहते हैं मेनिंजेस। और यहीं पर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। अब ये इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल भी हो सकता है। ये सारे के सारी जो है वो मेनिंजेस जो है इनमें इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो ये तो इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। अच्छा, अब नॉर्मली क्यों नहीं होती मेनिंजाइटिस? बैक्टीरिया तो अक्सर हमारी बॉडी को अटैक करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। आप सब ने आपको याद हो तो आप लोगों ने जब न्यूरो एनाटमी पढ़ी थी, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो एक एंडोथीलियल जो जो ब्रेन के एस्ट्रोसाइट्स होते हैं उनके दरमियान बहुत ही ज्यादा टाइट जंक्शंस होते हैं। और इसी तरह जो ब्लड सेल्स जो जो वेसल्स ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती हैं, उनमें भी जो पैरिसाइट्स होते हैं एंडोथीलियम के गिर्द, वो भी एक प्रोटेक्टिव रोल प्रोवाइड करते हैं। तो एंडोथीलियम, पैरिसाइट्स और टाइट जंक्शंस, ये तीनों चीजें मिलकर एक प्रोटेक्टिव सी शील्ड प्रोवाइड करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया आ भी गया है तो वो इजीली जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। बहुत इजी नहीं है। ये कोई बहुत सवेयर किस्म का इन्फेक्शन हो या कोई ट्रॉमा हो या पेशेंट को बार बार
वो इन्फेक्शन रिपीट हो रहा हो, तो फिर जाकर आपको मेनिंजाइटिस देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक बड़ी ही बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये नहीं कि हर दूसरे बंदे को मेनिंजाइटिस हो रही होती है पहले, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी ड्रग्स मौजूद है, जो कि जो है ना इस इन 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 इस जो डिजीज है उसके लिए प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम होती है इस डिजीज से, उसके लिए हमारे पास अब बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपना वॉल्यूम ऊंचा नहीं बोल सकता, मेरा गला बहुत खराब है, तो आप जो है ना अपना स्पीकर का वॉल्यूम ऊंचा कर लें काइंडली। अच्छा जी। तो ड्रग्स जो है अब हमारे पास बड़ी जो है ना वो एडवांस लेवल की ड्रग्स मौजूद है। मैक्रोलाइड्स हैं, फोर्थ जनरेशन हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन्स आ गई हैं, डिफरेंट। अब तो बहुत ज्यादा जो है ना वो एडवांसमेंट हो गई है मेडिसिन के अंदर, कि मैरनम्स आ गई हैं, टैजोबैक्टम्स आ गई हैं, और लेंजोलिड आ गई है, वेनकोमाइसिन आ गई है। देर आर डिफरेंट जो है ना एडवांस लेवल मेडिसिन, जो कि तमाम की तमाम जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स थी बैक्टीरियाज की, उनसे फाइट करने के लिए हमारे पास मौजूद है। तो एक तो इसलिए ये मेनिंजाइटिस इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है कि हमारे पास मेडिकेशन बहुत अच्छी आ गई है, ड्रग्स बहुत अच्छी मौजूद है, जिनसे हम लोग बहुत इजीली इसको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन बास पेशेंट्स को अगर कोई बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गई है? ये आप लोगों को आ, होता क्या है कि मैं आपको बिल्कुल जिस तरह सेम मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोई भी बैक्टीरिया जो है वो इन्वेड करेगा, और सब बैक्टीरिया वहां पर जाकर, देखो एक बात हमेशा ना अपने ज़हन में बिठाएंगे, मैं बात बार बार करता हूँ, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो कभी भी एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। असल में होता क्या है कि जब भी इन्फेक्शन होना होता है, सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया उस जगह पर पहुंचते हैं, उन बैक्टीरियाज के साथ हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है और उन बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है और हम लोग बच जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में दिन में पता नहीं कितने हजारों बैक्टीरिया एंटर होते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उन हजारों लाखों बैक्टीरियाज के साथ लड़ता है और हमें सेफ रखता है। लेकिन बाज दफा जब इम्यून सिस्टम किसी जगह पर बैक्टीरिया को रिमूव करने में फेल हो जाता है, या वायरस को रिमूव करने में फेल हो जाता है, तो फिर वो बैक्टीरिया सबसे पहले अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, अपनी आर्मी को बढ़ाते हैं। उनको हम कहते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं, इन्वेजन करते हैं। इन्वेजन के बाद वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके बाद वो डिजीज कॉज कर, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम भी वहां पर पहुंच जाता है, और उनके दरमियान एक शदीद किस्म की जंग होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से सेरिब्रल एडीमा, इन्फ्लेमेशन। जाहिर सी बात है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है, सेरिब्रल एडीमा होता है, तो वो ब्रेन का जो पैरेन्काइमा है, जो ब्रेन का जो मैटर है, उसको प्रेस करता है। और जब ब्रेन के मैटर को प्रेस जब ब्रेन का मैटर प्रेस होता है, ब्रेन का पैरेन्काइमा कंप्रेस होता है, तो फिर हमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं। अब वो मैनिफेस्टेशंस कौन कौन सी होती हैं? अच्छा जी, ये आपके प्रॉफ में बहुत दफा यूक्यू आ चुका है कि एज वाइज एमसीक्यू भी आता है, इसका एमसीक्यू भी आता है और इसमें से यूक्यू भी आता है। ये टेबल हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉफ का पेपर इस टेबल के बगैर बन जाए। इस टेबल के अंदर एज वाइज कॉमन बैक्टीरियाज के नाम लिखे हुए हैं, ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेविडसन के कुछ जो टेबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं शेयर करता जाता हूँ, कि न्यूनेट्स में कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कॉमन है, इकोलाई होता है। प्री स्कूल चाइल्ड में कौन सा कॉमन है, ओल्डर चाइल्ड में कौन सा कॉमन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के हिसाब से हमने मेडिकेशन भी डिसाइड की हुई है कि न्यूनेट की जो है वो ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या है, प्री स्कूल चाइल्ड की ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या है, और ओल्डर पेशेंट्स की ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या है। ठीक है, ये सेम वही चीज मैंने नीचे टेक्स्ट में लिखी हुई है। अब कैसे पता चलता है कि हमें मेनिंजाइटिस हो गया? क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है पेशेंट की? देखो जब मेनिंजाइटिस होता है ना, एक चीज अपने जहन में बिठा लें, मैं आपको बताता हूँ। कोई सवेयर इन्फेक्शन होता है, सवेयर इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन सिर्फ ब्रेन को नहीं इफेक्ट कर रहा होता, वो इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा होता है। और ब्रेन में जो मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, जो इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं,
वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी के अदर हिस्सों के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि स्किन पे रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं जो पेशेंट होते हैं आपके मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स को नेक स्टिफनेस, नेक रिजिडिटी बहुत होती है। क्यों होती है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा रेस कर जाता है आपकी जो है सेरिब्रल एडिमा की वजह से, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी अपनी नेक को मूव नहीं कर पाते। बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, सवेयर किस्म का हेडेक होता है। ये तो वो चीजें हैं। नेक स्टिफनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो साइंस ऐसे हैं जो हम मेनिंजाइटिस में की साइंस समझते हैं। चार आप लोगों का ये प्रॉफ का यूक्यू भी है कि 3 की साइंस बताएं मेनिंजाइटिस के, जिसके बाद आप ये 100% डैम श्योर हो जाते हैं कि ये पेशेंट मेनिंजाइटिस का है। वो की साइंस में सबसे पहला जो आपका साइन है वो है नेक स्टिफनेस। नेक स्टिफनेस, बाकी और कुछ हो ना हो, नेक स्टिफनेस लाजमी होगी। पहला साइन ये। दूसरा साइन क्या होता है? दूसरे साइन का नाम है डॉक्टर साहबान, मैं आपको वो पहले साइन दिखाता हूं। दूसरे साइन का नाम है केरिंग साइन, कैर्निंग साइन। कैर्निंग साइन क्या होता है? कैर्निंग साइन क्या होता है, इसको जरा गौर से जरा सुनिएगा। कैर्निंग साइन को, कैर्निक साइन में हम करते क्या है, इसको जरा गौर से देखिएगा कि हम पेशेंट को ऐसे ऐसे उसकी टांग पड़ी हुई होती है ना, ऐसे सीधी पड़ी हुई होती है। ये फॉर एग्जांपल नी जॉइंट है। हम क्या करते हैं, और ये उसका हिप जॉइंट है, हम क्या करते हैं हिप जॉइंट के ऊपर उसकी टांग को 90 डिग्री ऐसे फ्लेक्स करते हैं, और फिर नी जो नी जॉइंट है उसको भी ऐसे 90 डिग्री का उसके ऊपर एंगल बनाते हैं। ये देखें, ये टोटल ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है इसका। ठीक है, जिस तरह ये पेशेंट को आप देख रहे हो यहां पे देखो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है टोटल। ऐसे करके हम पेशेंट को करते हैं कि हिप जॉइंट पे भी फ्लेक्शन करवाते हैं, और इसी तरह नी जॉइंट पे भी फ्लेक्शन करवाते हैं। जब इस कंडीशन में पेशेंट को ले आते हैं, तो जब आप उसका एक्लीज टेंडन पकड़ के उसको एक्सटेंशन करवाएंगे तो उसको बड़ी शदीद किस्म की पेन होगी। एक्सटेंशन से बड़ी शदीद किस्म की पेन होगी, और वो एक्सटेंड कर ही नहीं पाएगा। एक साइन ये होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैर्निक साइन। क्लियर होगी बात? एक साइन में फिर रिपीट कर रहा हूं कि होता क्या है कि पेशेंट को हमने, ये देखो जैसे उसकी टांग है बिल्कुल, ये उसका हिप जॉइंट है, ये उसका नी जॉइंट है, ऐसे सीधी टांग पड़ी हुई है। हमने हिप जॉइंट के ऊपर भी उसको 90 डिग्री फ्लेक्स करवाना है, और नी जॉइंट के ऊपर भी हमने उसको 90 डिग्री फ्लेक्स करवाना है। और जब हम नीचे से एक्लीज टेंडन को पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, तो पेशेंट अपनी एक्सटेंशन कर ही नहीं पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता। ठीक है, और बड़ी शदीद किस्म की उसे पेन होती है। इसे हम कहते हैं कैर्निक साइन। दूसरा साइन होता है ब्रुडजिंस्की साइन। ब्रुडजिंस्की साइन क्या करता है? ये बड़ा आसान है कि जब मेनिंजाइटिस के पेशेंट को इससे मेरा मेडिसिन वार टेस्ट फेल हुआ था, कोई बात नहीं हंसना है ना, आज आपको पता चल गया है ना। तो ब्रुडजिंस्की साइन क्या होता है? ब्रुडजिंस्की साइन में पेशेंट को हम बिल्कुल ऐसे सीधा लिटाते हैं, सीधा, बिल्कुल सीधा, और फिर उसके बाद जो उसकी नेक होती है, नेक के नीचे ऐसे सर के पीछे जो ऑक्सीपिटल रीजन होता है, उस पे दोनों हाथों को रखते हैं, और नेक के ऊपर फ्लेक्शन करवाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ। और जब फ्लेक्शन करवाते हैं तो उसकी टांगे अपने आप जो है वो जो है वो आप देखो कि उसकी नी जॉइंट के ऊपर अपने आप फ्लेक्शन हो जाती है, अपने आप उसकी टांगे ऐसी इकट्ठी हो जाती है। इसको हम कहते हैं ब्रुडजिंस्की साइन। ये सारा कुछ क्यों हो रहा होता है? ये आपकी मोटर डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा होता है। आपकी तमाम की तमाम जो मोटर पाथवेज होते हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं, और मसल्स में स्टिफनेस हुई हुई होती है। जिस तरह नेक स्टिफनेस है, इसी तरह हैमस्ट्रिंग स्टिफनेस हुई हुई होती है, जिसकी वजह से ये कुछ साइंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम 100% इस चीज को कर लेते हैं कि भाई जो है वो हमारे पास नहीं। डॉक्टर साहब जो आप जिसकी आप बात कर रही हैं वो और साइंस हैं, वो हम ज्यादातर कोमा में या जो है ना उन पेशेंट्स में करवाते हैं, मेनिंजाइटिस में हम नहीं करवाते वो। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? प्लांटर रिफ्लेक्सेस हम मेनिंजाइटिस में नहीं करवाते, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट इसमें कैर्निक साइन, ब्रुडजिंस्की साइन,
ये आप लोगों को पता होने चाहिए। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट स्टेशन पे भी आते हैं, ये आपको लॉन्ग वाइवा में भी सुने जाते हैं, और आपकी ओस्पी में भी आते हैं। ठीक है, ये तीनों साइंस आपको करके आने हो। नेक स्टिफनेस कैसे चेक करते हैं आपको पता हो, ये कैरनिक साइन आप कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और बर्जिंस्की साइन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है जी? बिल्कुल फिट्स भी हो सकते हैं मेनिंजाइटिस में, बिल्कुल हो सकते हैं फिट्स भी। ठीक है जी। नहीं नहीं, बेबिंस्की साइन इज डिफरेंट डॉक्टर साहबा, बेबिंस्की साइन इज टोटली डिफरेंट, इट इज ब्रजेंस्की साइन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें जिसमें मैंने डिफरेंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपको, कि यहाँ पर ये देखें, ये भी कैर्निक साइन की एक उसने दी हुई है। इसी तरह ये डिफरेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बोलना पसंद करेंगे आप लोग? गला मेरा खराब है, आप लोगों का खराब नहीं है। नेक स्टिफनेस जब आप लोग जब आप वार्ड में जाएंगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि हम नेक के पीछे से हाथ रख के मूव करवाते हैं, तो हमें बड़ा क्लियरली पता चल जाता है कि नेक स्टिफनेस कैसे हुई हुई है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस के की साइंस कौन कौन से हैं? एक नेक स्टिफनेस है, दूसरा कैर्निंग साइन है, और तीसरा ब्रजेंस्की साइन है। बेबिंस्की साइन इज टोटली डिफरेंट देन ब्रजेंस्की साइन। ये जाके किसी को भी ऐसे ना कह देना, बेबिंस्की साइन ना कर देना, प्लांटर रिफ्लेक्सेस ना करना शुरू हो जाना उसके सामने, फौरन वो आपको फेल कर देगा। बेबिंस्की साइन बिल्कुल भी हम मेनिंजाइटिस में नहीं करवाते, बेबिंस्की साइन का और रोल है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक तो इसके ये साइंस हो गए। मेनिंजाइटिस में दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती है वो होता है सीएसएफ कल्चर। सीएसएफ कल्चर क्या, कैसे पता चलता है? सीएसएफ कल्चर में आपको थोड़ा डिटेल में बताने लगा हूं। बाकी चीजें देखो, ये आप आरएफटीज, एक्सरे, चेस्ट, पीसीआर, सीटी स्कैन, ये हम सारा कुछ करवाते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल। अब दूसरा जो इसका जो मेन लीडिंग टेस्ट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वायरल है, ये बैक्टीरियल है, या ये फंगल है, तो उसमें हम लंबर पंक्चर करते हैं, उससे हम सीएसएफ का सैंपल लेते हैं, और फिर हम सीएसएफ एनालिसिस करते हैं। अब सीएसएफ एनालिसिस क्या है? सीएसएफ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये सीएसएफ एनालिसिस हुई हुई है सारी की सारी। ये सीएसएफ देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग सेल्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये मैं आपको थोड़ा आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने आपको जिंदगी को आसान बनाने के लिए आपके साथ ये वाला टेबल एक शेयर कर रहा हूँ। इस टेबल को मैं अभी याद करवा दूंगा, क्योंकि ये टेबल जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल है, ये फंगल है, ये वायरल है, या ये ट्यूबरक्लोसिस है, कौन सी मेनिंजाइटिस है। तो डॉक्टर साहब बड़ा ही आसान है। सबसे पहला तो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब जरा गौर से मेरी बात सुने, और जो सारे सोए हुए हैं ना, वो उनको समझ आ गई है तो मुझे यस बोल दें। अगर उनकी जुबान थकती है या हाथ थकते हैं बोलते हुए तो मुझे बता दें। अच्छा जी, अब इधर जरा गौर से देखिएगा, मैंने ये टेबल आपको अभी याद करवाना है, जरा गौर से सुने। देखो, सबसे पहले जो होता है वो होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है ना, वो नॉर्मल होता है, लेस देन 200 आता है। ये भी अपने जेन में रख ली, प्रॉफ का यूक्यू है कि पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ करें। हर बुक में थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट मिलेगा, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बहुत आसान टेबल बनाया है, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों को याद हो कि ये हमने बनाना कैसे है। ठीक है, अच्छा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर लेस देन 200 होता है, MmH2O। ठीक है, बैक्टीरियल में भी ये 200 से ज्यादा होगा, वायरल में भी ये 200 से ज्यादा होगा, फंगल में भी ये 200 से ज्यादा होगा, टीबी में भी ये 200 से ज्यादा होगा। इट मींस कि ये कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है, कि ये नहीं बता सकता कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, या ट्यूबरक्लोसिस है। हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको भी बताता हूँ। डॉक्टर साहब जरा गौर से सुनिएगा, ये WBC काउंट के ऊपर आप लोगों ने अपनी नजरें जमानी है, और इसको मैंने आज आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपको ये बताने से पहले थोड़ा सा इन डायग्राम्स की तरफ जरा फोकस करें। ये देखें जरा,
ये सेल्स होते हैं जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, आपको पता है न्यूट्रोफिल्स के 3 न्यूक्लियस होते हैं, इयोसिनोफिल्स के बाई न्यूक्लियर होता है, मोनोसाइट्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, और लिम्फोसाइट्स में भी बड़ा सारा है। ये न्यूट्रोफिल है और ये लिम्फोसाइट्स है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं की बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये पेशेंट बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है या ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है। आप जरा गौर से सुनिएगा। जो बैक्टीरियल होते हैं, नॉर्मल में सबसे पहले क्या होते हैं, नॉर्मल में टोटल जो है सिर्फ और सिर्फ सीएसएफ में 5 WBC के सेल होते हैं। 5 WBC में 70% जो है वो कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स। मतलब ये कि इन 5 में से 3 जो होंगे वो लिम्फोसाइट्स होंगे, और ऑलमोस्ट जो है वो 2 या 1 से 2 जो है ना वो होंगे मोनोसाइट्स। ठीक है, 30%। टोटल 5 WBC होते हैं, यानी कि सीएसएफ के अंदर इन शॉर्ट जो WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो ना होने के बराबर होते हैं। एम आई क्लियर? अगर हमने एक पेशेंट का सीएसएफ कल्चर किया है और उसमें सीएसएफ एनालिसिस किया, मैं बार बार कल्चर बोल रहा हूं, सॉरी, दिस इज नॉट कल्चर, दिस इज सीएसएफ एनालिसिस। सीएसएफ एनालिसिस किया है, तो बैक्टीरियल में क्या होगा कि ये 5 WBC कितने हो जाएंगे, कम से कम 1000 या मोर देन 1000, कम से कम 1000 या मोर देन 1000। इससे भी बड़ी बात, इनमें जो मेजॉरिटी होगी वो किसकी होगी, वो होगी न्यूट्रोफिल्स की। अब हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रोफिल्स है, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रोफिल्स के कितने न्यूक्लियाई होंगे, 3 न्यूक्लियाई होंगे। तो जब हम उसे अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी मिलेगी, न्यूट्रोफिल 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 न्यूट्रोफिल। तो हम क्या कह देंगे कि इट इज अ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? इसी तरह वायरल में WBC बड़े तो हुए होंगे, बड़े तो हुए होंगे, लेकिन 1000 से कम होंगे, हंड्रेड्स में होंगे, हंड्रेड्स में होंगे, 150, 185, इस तरह करके हंड्रेड्स में होंगे। और उनमें ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, उनमें होगी ज्यादा क्वांटिटी लिम्फोसाइट्स की। किनकी होगी, लिम्फोसाइट्स की। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट ऑक्सेबान? फंगल को छोड़ दें, फंगल इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है वो है टीबी वालों का हमें कैसा पता चलेगा। टीबी में भी WBC की जो क्वांटिटी होगी वो हंड्रेड्स में होगी, हंड्रेड्स में होगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, मैक्रोफेजिस होंगे, मैक्रोफेजिस होंगे, मोनोसाइट्स होंगे और मैक्रोफेजिस होंगे। क्यों होंगे, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि टीबी में क्या होता है, टीबी में वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म होता है, वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म होता है। टीबी में बड़े बड़े ग्रैनुलोमास बनते हैं, क्योंकि ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के गिर्द क्या बनाता है, ऐसे दीवारें बनाता है बड़े बड़े WBC की, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलोमास, ग्रैनुलोमास। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी सेकंड फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है और पैथोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है। तो बड़ा आसान है। मैक्रोफेजिस क्यों है ट्यूबरक्लोसिस में, क्योंकि मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस क्या होते हैं, मोनोसाइट्स की एक्टिवेटेड फॉर्म। मोनोसाइट छोटे होते हैं, जब वो एक्टिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनका साइज बड़ा हो जाता है और वो मैक्रोफेजिस बन जाते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेजिस क्यों होते हैं टीबी में, क्योंकि वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म होना होता है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होनी होती है, इट इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, और इस वजह से वहां पर ज्यादा आपको मैक्रोफेजिस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसका CSF एनालिसिस किया है, उसमें 1150 आपको टोटल WBC मिले हैं, और जब आपने उसको उसके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें 3 मुंह वाले आपको ज्यादातर जो है ना वो सेल देखने को मिल रहे हैं। ये कौन सा होगा, बैक्टीरियल होगा, वायरल होगा, या ट्यूबरक्लोसिस होगा? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास एक पेशेंट आया है, उसमें 200 के करीब जो है ना वो WBC आपको देखने को मिले हैं, लेकिन उसमें जो सेल आपको देखने को मिले वो बड़ा सारा न्यूक्लियस था, और ऐसे बड़ा सारा न्यूक्लियस था और बहुत कम सा उसमें साइटोप्लाज्म था। तो ये कैसे आपको मिले, वायरल, वायरल। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस में तो हिस्ट्री भी जरा लंबी होती है, कम से कम 4 वीक
3 वीक या हिस्ट्री से भी ट्यूबरक्लोसिस पकड़ा जाता है। एक ये चीज, यहां तक बात क्लियर है? इट इज द बेस्ट मेथड। बाकी प्रोटीन्स या ग्लूकोजेस ये बिल्कुल याद करें, लेकिन ये आपने कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये आपसे, फंगल इज नॉट इंपॉर्टेंट। फंगल को आप छोड़े, फंगल भी टीबी जैसा ही है बिल्कुल। फंगल में भी मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस ही होते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस भी क्रॉनिक होते हैं, और फंगल इन्फेक्शंस में भी वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म होता है। आप बैक्टीरियल, वायरल और टीबी को आपने याद रखना है। और आपने ये बात क्लियर हुई? तो कभी भी अगर आपसे कोई वाइवे में पूछता है, या आपसे कोई ये पूछता है कि बेटा आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो टीबी में, टीबी मेनिंजाइटिस में भी ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव होगा, वायरल में भी ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव होगा, बैक्टीरियल में भी ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव होगा। हर किस्म की मेनिंजाइटिस में तीनों की फीचर सेम होंगे। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा, या आपसे प्रोफ में ये क्वेश्चन आएगा, या वाइवा में ये क्वेश्चन आएगा कि बेटा आप किस बेस के ऊपर इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है या टीबी है। पहले तो सबसे पहले आप उसको आंसर करेंगे कि सर हम हिस्ट्री और कुछ की बेस के ऊपर भी हम करेंगे। हम देखेंगे कि उसको उसको कितने दिनों से इन्फेक्शन है। अगर तो दिनों में इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरियल या वायरल होगा, और अगर महीनों में या हफ्तों में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो फिर वो टीबी होगा। ठीक है? अच्छा, ये हम उसकी हिस्ट्री देख। डॉक्टर साहब, फिट्स इज नॉट कॉमन इन मेनिंजाइटिस। फिट्स होते जरूर हो सकते हैं, लेकिन फिट्स आर नॉट कॉमन इन मेनिंजाइटिस, ये अपने जेन में रखें। फिट्स ज्यादा एंसेफेलाइटिस में कॉमन होते हैं। अच्छा जी, तो बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरक्लोसिस सबसे पहले आपने हिस्ट्री। उसके बाद आपका एक ही जवाब होगा कि सर हम उसका लंबर पंक्चर करेंगे और हम उसका सीएसएफ एनालिसिस करेंगे। सीएसएफ एनालिसिस जो है उसमें बिल्कुल होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा फिट्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन फिट्स इज नॉट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। फिट्स, अच्छा, तो हम उसका सीएसएफ कल्चर करेंगे। अगर तो हमें वो पूछेगा अच्छा सीएसएफ कल्चर में आप क्या देखेंगे, आपने और कुछ नहीं बताना कि उसमें हम प्रेशर देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे, ग्लूकोज देखेंगे। आपने कहना नहीं, हम उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे। वो कहेगा बेटा कैसे? आपने कहना सर नॉर्मल होते हैं 5 डब्ल्यूबीसी। अगर तो थाउजेंड्स में डब्ल्यूबीसी हैं और मेजॉरिटी न्यूट्रोफिल है तो दैट इज बैक्टीरियल। अगर हंड्रेड्स में डब्ल्यूबीसी हैं और मेजॉरिटी लिम्फोसाइट्स है तो दैट इज वायरल। अगर हंड्रेड्स में डब्ल्यूबीसी हैं और मेजॉरिटी मोनोन्यूक्लियर है, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? इसी के बेस के ऊपर आपने सिनेरियो भी पकड़ना है। क्रिस्टल क्लियर? आसान है ना ये? बिल्कुल कोई इसमें मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, साथ में हम और टेस्ट जरूर करवा लेते हैं, पीसीआर भी करवा लेते हैं, हम अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा लेते हैं, हम चेस्ट एक्सरे भी करा लेते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों कराते हैं, कोई मुझे बता सकता है? टू रूल आउट टीबी, कि कहीं इसको चेस्ट में पहले इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, पहले कहीं इसको चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से जो है ना वो ब्रेन में मूव कर गया हो। ठीक है, इसी तरह वायरल इन्फेक्शन जो है वो भी ज्यादातर आपको पता है पहले चेस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद वो आगे मूव करते हैं। तो हम ईएसआर लेवल चेक करवा लेंगे, सीआरपी प्रोटीन्स चेक करवा लेंगे, लेकिन ये है आपकी किताबों में लिखने के लिए। ठीक है, किताबों में लिखने के, पेपरों में लिखने के लिए। जो मेन टेस्ट हम करवाते हैं जब भी हमारे पास मेनिंजाइटिस का पेशेंट आता है, तो हम पहले उसको साइंस चेक करते हैं। हम पहले उसकी नेक स्टिफनेस देखते हैं, हम फीवर चेक करते हैं, हम डिफरेंट उसके जो है वो ये टेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, और फौरी तौर पे हमारी जो फर्स्ट अप्रोच होती है वो होती है कि लंबर पंक्चर करवाएं, और लंबर पंक्चर करवा के आप उसको सीएसएफ एनालिसिस करवाएं। क्योंकि सीएसएफ एनालिसिस के बगैर कोई भी ऑथेंटिक तरीका नहीं है जिससे आप ये बता सकते हो कि ये पेशेंट टीबी का है, वायरल का है या बैक्टीरियल का है। ठीक है डॉक्टर साहब, उसकी वजह यह है क्योंकि स्टीरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये आप ये वो मैंने जो बातें ऊपर बचाई हैं तो इस वजह से मैंने ये नीचे लिख दी है। अच्छा जी, ये आपकी आपने बिल्कुल ये टेबल आप याद कर लें। अगर आप लोगों ने, अच्छा जी, डॉक्टर सारा कह रही हैं कि अगर रेज्ड आईसीपी हो, नहीं डॉक्टर साहबा,
हम इस चीज को भी हम ये देखते हैं कि पिन पॉइंट प्यूपल तो नहीं हुआ हुआ। अगर आप मुझे डिटेल में पूछना चाहेंगे, मैं इतनी डिटेल आपको करवाना नहीं चाहता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग पिन पॉइंट प्यूपल अगर पेशेंट को नहीं है तो फिर हम उसका लंबर पंक्चर कर सकते हैं। रेज्ड आईसीपी की भी क्वांटिटी है कि अगर उससे ज्यादा रेज्ड है, कि अगर उसकी आंखें बल्ज कर रही हैं, पिन पॉइंट प्यूपल हुआ हुआ है, तो फिर हम नहीं करवाते। ठीक है। तो अगर हम रेज्ड उसको अगर हम रेज्ड अगर आपसे ये क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाए कि बेटा अगर पेशेंट को रेज्ड आईसीपी है, उसको पिन पॉइंट प्यूपल हुआ हुआ है, या उसको जो है वो आंखें उसकी बल्ज कर रही है, फिर हम क्या करवाएंगे, तो फिर आप सिटी स्कैन करवाते हैं। ठीक है। फिर आप सिटी स्कैन करवाते हैं, ये आप जेन में रख लें। ठीक है। हम अच्छा, फिर आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में हम क्यों लंबर पंक्चर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम लंबर पंक्चर करेंगे तो हर्निएशन हो सकती है, ब्रेन हर्निएट कर सकता है, हर्निएशन हो सकती है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं जो कि आप लोग जब इंशाल्लाह ताला जब आप लोग स्पेशलाइजेशंस करेंगे तो फिर आपको चीजें इससे भी ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगी। ठीक है। सिंगुलेट हर्निएशन हो जाती है इसमें, बड़ी अच्छा, ये आपका जो है टेबल टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस टेबल को याद कर लें। और अगर आपके प्रॉफ में अगर आपको सिर्फ उन्होंने मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट पूछी हो, तो आपने अगर पूरे नंबर लेने हैं, अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं, जी जी बिल्कुल, अगर नहीं नहीं डॉक्टर मिशे, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज्यादा रेज्ड हो कि उससे आंखें बल्ज कर रही हो, पिन पॉइंट प्यूपल हो रहा हो, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हो, तो फिर हम लंबर पंक्चर नहीं करते। ठीक है। अच्छा जी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर सीएसएफ की वजह से ही होता है डॉक्टर साहबा। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब यही है कि सीएसएफ की वजह से ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस करता है ना। अच्छा जी, तो ये वाला जो टेबल है इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आपके पास ये आपने स्टेप अप से ही करना है, स्टेप अप में ये टॉपिक बहुत क्या सॉरी परवेज अकबर से करें, परवेज अकबर में ये टॉपिक बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपके पास अगर तो आप डॉक्टर साहब इधर जरा मेरी बात गौर से सुने, मैं आपको ये नंबरों की टिप बता रहा हूं कि अगर तो मैनेजमेंट वो आपसे पूछ लेता है जर्नल मैनेजमेंट, तो फिर आपने ये टेबल ऐसे का ऐसे लिखना है। आपने बताना है कि भाई इन्फेंट में ये कॉमन होते हैं, उसमें हम ये मेडिसिन देते हैं। हम 3 to 50, डॉक्टर साहब अगर लंबर पंक्चर नहीं करेंगे तो हम सीएसएफ एनालिसिस नहीं करेंगे ना, हम सिटी स्कैन करवाएंगे, ये मैंने बताया तो है। आप काइंडली मेरी जरा बातों को सुना करें कि अगर रेस्ड आईसीएफ आईसीपी हो तो फिर हम लंगर लंबर पंक्चर नहीं करते, फिर हम जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सिटी स्कैन उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन उससे सिटी स्कैन से भी हमें थोड़ा अंदाजा होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है कि वो हमें बता सके कि ये बैक्टीरियल है, मेनिंजाइटिस है या वायरल है। अच्छा जी, तो ये आपने सेम ऐसे लिखना है। आपने इस टेबल में कोई हेर फेर नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एज दी हुई है, आपके पास एज आ गई है 5 साल, 5 ईयर, तो फिर आपने इसी तरह लिखना है, आपने सेफ्ट्राइजोन सीफोटेक्सीन प्लस वेनकोमाइसिन। ठीक है। सेम आपने इसको ऐसे इसी तरह लिखना है, एज और रिस्क फैक्टर, ये टेबल आपने छाप देना है अगर आपको नंबर पूरे चाहिए। अच्छा, आपको पता है एक क्वेश्चन आपको आता है कि आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आ गया है जो कि एचआईवी का पेशेंट है, या उसमें सेलुलर इम्यूनिटी कम हुई हुई है, तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो उसमें ये वाली मेडिसिन देते हैं हम। ठीक है। एम्पिसिलिन, वेनकोमाइसिन, और ये जो है ये वाली मेडिसिन देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस टेबल को आप करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप ऊपर वाला टेबल कर लोगे तो वो इनफ है। ठीक है। अच्छा, मेनिंजाइटिस में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना ड्रग्स ही ड्रग्स याद करने वाली हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इधर मेरी बात सुने। पीड्स में बिल्कुल मैं यही बात बताने लगा हूँ। पीड्स में आपने डोज लाजमी याद करनी है। अगर मेनिंजाइटिस पीड्स में आ जाता है तो आपको डोज का पता होना चाहिए। अगर मेनिंजाइटिस मेडिसिन में आ जाता है तो उसमें आप बेशक डोज ना लिखें, लेकिन ड्रग्स के नाम बिल्कुल ठीक लिखने आपने, ड्रग्स प्लस ड्यूरेशन आप लाजमी लिखें।
तो आपने ये परवेज अकबर से कर लेना है। परवेज अकबर में जो डोजेस दी हुई है वो आपने लाजमी याद रखनी है। जरूरी नहीं कि आप हर ड्रग की याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेप्टोकोकस नमूनी है, इसमें आप सिर्फ सेफ्ट्राइजोन याद कर सकते हैं। देखो सेफ्ट्राइजोन 2 ग्राम आईवी 4 टाइम्स डेली, ये और वाली करने की जरूरत नहीं है। एक ड्रग याद कर लें और उसकी डोज याद कर लें, ये आपने लाजमी याद करनी। मैं आपको पिछली ड्रग्स का नहीं कहता होता कि जिनकी जिस डिजीज की मैं आपको बता दूं कि आपने डोज करनी है, उसकी आपने करनी है। मेनिंजाइटिस की आपने हर सूरत डोजेस करनी ही करनी है। इसका ट्रीटमेंट यही है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं कल्चर के मुताबिक हम उसको ट्रीट करते हैं, और साथ में हम उसके अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में कल्चर तो इतना कॉमन नहीं है, हम तो हैवी मेडिसिन लगा देते हैं, मैरोनम लगा देते हैं या वेनकोमाइसिन लगा देते हैं, वेनकोमाइसिन प्लस रेफेम्पिसिन लगा देते हैं, वेनकोमाइसिन प्लस मॉक्सीफ्लॉक्सासिन लगा देते हैं, या हम मैरोनम लगा देते हैं। तो वो हम लोग पहली हाई जो है ना वो क्लास की मेडिसिन लगा देते हैं कि जो जेड़ा भी होएगा आप ही टंगिया जाएगा। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मैल प्रैक्टिस है, आपको पता है। आप अपने जाके वार्ड्स में देखें, एक सिंपल गला खराब जो पेशेंट होगा ना उसको भी मैरोनम लगाई हुई होगी, इमीपेनम। हालांकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रग है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी अब डिजीजेस क्यों इतनी बढ़ती जा रही हैं, क्यों बीमारियां इतनी ज्यादा होती जा रही हैं, बीमारियां इतनी रेजिस्टेंट क्यों होती जा रही हैं, क्योंकि हम अपनी ड्रग्स को खत्म करते जा रहे हैं। एक इन्फेक्शन, अब गले का इन्फेक्शन, अब मुझे कल से बड़ा सोर थ्रॉट हुआ है, बड़ा शदीद गला खराब हुआ है। कल आपको पढ़ाने के बाद मेरा ना 2 घंटे का यूके में एक सिंपोजियम चल रहा है रिसर्च के ऊपर, वहां पर मेरा लेक्चर था। तो मैंने वो लेक्चर दिया, 2 घंटे में बोला, फिर उसके बाद मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर किए। उसके बाद जो है ना वो मेरी बस हो गई, मैं सुबह सो के उठा तो मेरा गला खराब था। अब मैंने उसके लिए सिंपल क्या किया मैं आपको बताऊं, एक तूत स्याह का मैंने शरबत मंगवाया, एक मैंने आगमेंटन मंगवा ली है, आगमेंटन, तूत स्याह, और एलर्जी के लिए मैंने फिक्सर डी मंगवा ली है कि अगर मेरे नाक बहता है या मुझे ये प्रॉब्लम होती है तो फिक्सर डी। तूत स्याह मैंने क्यों मंगवाया, क्योंकि ये आपके गले को जरा लुब्रिकेट रखता है और गले में जो है ना वो आपकी खराश वगैरह ज्यादा नहीं होती। अब आगमेंटन से पेशेंट ठीक हो जाता है। अब एक गला खराब का जो पेशेंट है वो आगमेंटन से ठीक हो जाएगा। लेकिन आप, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अपने एक पेशेंट को ले जाएं, आप वार्ड में जाके उसे गला खराब की सिर्फ कंप्लेन के साथ चेक करवाएं, आपको या तो जेंटामाइ, आपको या तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन उठा के दे देंगे, या जेमिफ्लॉक्सासिन उठा के दे देंगे, या आपको जो है ना वो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो दे देंगे। हैवी मेडिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जेमिफ्लॉक्सासिन बहुत दे रहे हैं, एजोमैक्स कोरोना की वजह से इन हो गई, एक्सोमैक्स बहुत दे रहे हैं। नहीं नहीं, सारी डोजेज नहीं करनी पीड्स में, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको मेनिंजाइटिस सिर्फ बताई है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट जरा इमरजेंसी में आ गया तो उसे उठा के मैरिनम लगा देते हैं। तो ये मैल प्रैक्टिस हमारे पाकिस्तान में चल रही है। सेफ्ट्राइजोन, ऑक्सीडिल का इंजेक्शन लगा देते हैं, ये सारे की सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा जी, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टीराइड। स्टीराइड्स हम सिर्फ तब देते हैं जब सेरिब्रल एडीमा प्रेजेंट होता है, वरना हम नहीं देते। मैनिटोल या स्टीरॉइड्स हम सेरिब्रल एडीमा की मौजूदगी में देते हैं। वैक्सीनेशन का क्वेश्चन आता है कि वैक्सीनेशन ऑल एडल्ट्स को करनी चाहिए, करवानी चाहिए, स्टेप्टोकोकस नमूनी की भी, और एन मेनिंजाइटिस की भी, और जो है ना एच इन्फ्लुएंजा की भी, ये वैक्सीनेशन हम करवाते हैं। ठीक है। और वो तमाम के तमाम पेश जो हैं, जो हमारे जो स्टाफ होता है जो कि मेनिंजाइटिस के, मेनिंजोकोकल के पेशेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनको हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए रेफेम्पिन और सेफ्ट्राइजोन लगाते हैं। 1 डोज देते हैं आईएम सेफ्ट्राइजोन की। ये हम उन लोगों को देते हैं जो कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स के साथ। ये भी प्रॉफ का एमसीक्यू भी है और वाइवे में भी सुना जाता है। एम आई क्लियर? ऑगमेंटन की डोज आप वेट के मुताबिक लेते हैं, ठीक है। अगर तो आपका वेट 80 केजी से कम है तो आप 625 mg ले लें, अगर 80 केजी से ज्यादा है तो फिर आप 1 ग्राम लेंगे, ठीक है, 1 ग्राम सुबह शाम। और अगर 80 केजी से कम है तो 625 mg सुबह शाम। डॉक्टर साहब मैंने बताया कि जो आप क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स के साथ, उनको हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो है वो सेफ्ट्राइजोन देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, फी मान अल्लाह। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी।
इसको आप सिर्फ और सिर्फ जाएं और जाकर पढ़ें उससे परवेज अकबर से, बस और किसी बुक से नहीं आपने पढ़ना। नॉर्मली स्टीरॉइड्स देने की जरूरत नहीं है दोस्त, सिर्फ एडिमा में हम देते हैं। नॉर्मल देने की, अगर एडिमा प्रेजेंट हो तो आप दें, अगर एडिमा नहीं प्रेजेंट तो क्यों इम्यूनिटी उसकी कम करनी है स्टीरॉइड दे के।